आज हम पूरे रीतिकाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रीतिकाल की सारी प्रवृत्तियाँ, सारी विशेषताओं को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। रीतिकाल की मुख्य मुख्य प्रवृत्तियों में जो प्रवृत्तियाँ निकल करके सामने आती हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले है जो इसकी मुख्य प्रवृत्ति है वो है आचार्यत्व और श्रृंगारिकता। रीतिकाल सारा का सारा इन दो प्रवृत्तियों पर ही टिका हुआ है। रीतिकाल जो है उसमें रीतिकालीन जो कवि हैं वो आचार्य और कवि दोनों बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा था कि दरबार में दो पद हुआ करते थे, राज आचार्य और राज कवि का। प्रतियोगिता और पराश्रयता की भावना उस समय चलती थी। हिंदू जो छोटे छोटे राजा थे उनके यहाँ कवि रह गए थे। मुस्लिम दरबारों से कवियों को खदेड़ दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे में प्रतियोगिता की गला काट स्पर्धा कवियों के बीच चल रही थी। दरबारों में कवि अपनी जगह बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे थे। ऐसे स्थिति में वो कवि चाहते थे कि यदि राज कवि के पद पर न सही तो राज आचार्य के पद पर ही अगर उनको मौका मिले तो वो उस स्थान पर काबिज होना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने आचार्यत्व के पद को पाने के लिए आचार्य कर्म करना शुरू किया और संस्कृत आचार्यों की भद्दी नकलें करनी शुरू की और उस आधार पर उन्होंने कुछ न कुछ आचार्यत्व कर्म किया। दूसरा काम उन्होंने कवि कर्म के रूप में श्रृंगारिकता को लेकर किया गया। ये काल श्रृंगारिक काव्य के लिए पूरा का पूरा समर्पित है। आचार्यत्व के रूप में इन कवियों ने जो कुछ दिया वो काव्य का कोई भला विशेष रूप से नहीं कर सकता है। आचार्यत्व के रूप में केशव ने, देव ने कुछ नया देने की थोड़ी बहुत कोशिश की पर बहुत अधिक चल नहीं पाया। श्रृंगारिक रूप से इस काल में ये समय ऐसा ही था कि इस समय जनता को रिझाने के लिए, दरबारों को रिझाने के लिए, अपने शासकों को रिझाने के लिए एक श्रृंगारिक वातावरण की, श्रृंगारिक साहित्य की आवश्यकता थी। अपने रसिक प्रेमियों को रिझाने के लिए आवश्यकता थी। इसलिए श्रृंगारिक काव्य की, नायिका भेद की, अलंकारों की आवश्यकता थी। तो इन कवियों ने इस प्रकार का काव्य इन्होंने लिखा और जो उन्होंने काव्य में भक्ति का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया तो उन्होंने अपने काव्य के नायक नायिका का नाम राधा और कृष्ण रखा और तब भी उन्होंने ये कहा कि हम श्रृंगारिक काव्य लिख रहे हैं। अगर राजा या दरबार को पसंद आया तो श्रृंगारिक काव्य है, नहीं तो राधा और कृष्ण सुमिरन का बहाना है। ऐसा उन्होंने अपने काव्य में उन्होंने ये स्वीकार किया। श्रृंगार काल का नाम ही इस कारण पड़ा क्योंकि ये काल श्रृंगारिकता को समर्पित है। आचार्य विश्वनाथ ने इस काल को, पूरे काल को ही श्रृंगार काल नाम रखा था। देव ने तो मुक्त रूप से श्रृंगार को ही श्रेष्ठ भाव के रूप में व्यक्त करते हुए कहा था कि भूले कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। नवरस तो भूल करके कह रहे हैं, सारा श्रृंगार ही मूल रूप से है। और इस प्रकार श्रृंगार इस काल की मूल विशेषता है। हालांकि रीति मुक्त कवियों ने कुछ उदात्त, ऐश्वर्य, उज्ज्वल श्रृंगार की कोशिश भी की थी। उनका एक उदाहरण बताता हूँ। झलके अति सुंदर आनन गोर, छके दृग राजत कानन छवे, हंसे बोलन में छवि फूलन की, बरखा उर उपत राजत हवे। ऐसा उन्होंने वर्णन करने की कोशिश भी की, परंतु रहे वो भी श्रृंगार के इर्द गिर्द भी। रीति सिद्ध कवियों का श्रृंगार ऊहात्मक भी हो गया कि आड़े दे आले बसन जाड़े हो की रात, साहस के स्नेह बस
सखी सवे ढिग जात, इतनी विरह में सखी नायिका जल रही है कि दूसरी सखियां जाड़े की रात में भी गीले वस्त्र करके उसके पास जा रही है। इस प्रकार ये श्रृंगार की स्थिति है। आचार्य और श्रृंगार इस काल की प्रमुख विशेषता है। दरबारी काव्य, इस काल का काव्य दरबारी काव्य है, क्योंकि दरबारों में जगह बनाने के लिए इन कवियों को दरबारी काव्य लिखने की बहुत महती आवश्यकता है। इसलिए इन कवियों का ध्यान जनजीवन की ओर नहीं गया। जनजीवन के, आम जीवन के तीज त्योहार, उत्सव, मेले, इस प्रकार का चित्रण यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ जो है वो दरबारों के षड्यंत्र, वहाँ की कूटनीतियाँ, अभिजात्य वर्ग का चित्रण, ऐसा जगमगाहट, वो सब मिलता है। पद्माकर का चित्रण देखिए कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुणीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। मतलब कह सकते हैं कि ये जगमगाहट दरबारी है साहब। प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप, पूरे रीतिकाल में ही प्रकृति का चित्रण मिलता रहा है। आलंबन रूप कुछ ही कवियों के यहाँ मिलता है, जैसे सेनापति है, देव है, बिहारी है। यहाँ प्रकृति का आलंबन रूप भी मिलता है। पद्माकर का प्रकृति चित्रण का उदाहरण देखिए कि कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में कलित कलीन किलकंत है। ऐसी देव का एक प्रकृति चित्रण का उदाहरण देखिए कि डार द्रुम पलना, बिछोना नव पलन के, सुमन झिंगोला, तन छवि भारी दे, पवन झुलावे, के किकीर बहरावे देव, कोकिल हलावे झुलसावे, कर तारे दे, पूरित पराग सो, उतारे राय लोन, कंज कलिल नायका, लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको, बालक बसंत ताही, प्रातः जगावे, गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार प्रकृति का ये आलंबन रूप का चित्रण भी कुछ कवियों के यहाँ बहुत उच्च किस्म का मिलता है। बाकी शेष जगह प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है। शिल्प पक्ष की प्रधानता इस काव्य में, कला पक्ष या शिल्प पक्ष, यहाँ काव्य का विकास बहुत हुआ है रीतिकाल में। भावों को गौर नहीं किया गया है। शिल्प पक्ष का जितना जोर शिल्प पक्ष पे दिया गया है, उतना जोर इन्होंने भाव पक्ष पर नहीं दिया है। शिल्प पक्ष पर जोर देने के पीछे इनका हेतु यही रहा है कि ये काव्य को जो है आचार्य क्रम जो है इनका, वो ज़्यादा इनका महत्व आचार्य क्रम के कारण रहा। तो इसलिए ये कविता के स्थूल शरीर पर ही मीनाकारी करने में, कलाकारी करने में इनका ध्यान रहा। इसीलिए कुछ विद्वानों ने रीतिकाल को कलाकाल भी नाम दिया है। राज प्रशस्तियों, रूपक काव्यों का चित्रण, इस काल में कई तरह की राज प्रशस्तियाँ भी लिखी गई हैं, जैसे केशव ने जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी, भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, सुधन ने सुजान चरित्र। इस प्रकार ये जो राज प्रशस्तियाँ इस काल में लिखी गई है। कुछ रूपक काव्यों की भी रचना हुई है। रूपक काव्य वो होता है जब भावों को आधार बना करके काव्य लिखा, जैसे विज्ञान गीता केशव ने लिखी है, नूर मोहम्मद ने, अनुराग बांसुरी लिखी है। ऐसे रूपक काव्यों की भी रचना हुई है। वीर, भक्ति और नीति की कविता भी हुई है। ये आनुषांगिक रूप से, या हम कहेंगे कि मुख्य धारा से हट करके भी वीर, भक्ति और नीति की कविता इस काल में मिलती है। वीर रस का चित्रण भूषण के यहाँ मिलता है। उसके अलावा दूसरे कवियों में भी थोड़ा थोड़ा वीरता की कविता हल्के रूप से, गौण रूप से मिलती है। भूषण की वीर रस की कविता का उदाहरण प्रस्तुत है। इंद्रजीवी जंब पर, बाढ़व सुअंब पर, रतन रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। कौन वारी वाह पर, समूरत नाह पर, जो शस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा ध्रुव दंड पर, चिता मृग राज है। तेज तव अंश पर, कानजी कंस पर,
त्यों मलेज वंश पर शेर से विराज। इस प्रकार भूषण की वीर रस की कविता। और भक्ति रस के चित्र भी यहाँ मिल जा सकते हैं कि मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। भक्ति काल की चीज़ें भी यहाँ मिलती है। इसी प्रकार नीति की कविता भी यहाँ मिल सकती है कि को कही सके बड़ेन सो लखी बड़ियो भूल, दीने दे गुलाब की इन डारन वे फूल, वृंद बिहारी गिरी ऐसे बड़े नीतिकार हुए हैं। नारी का चित्रण यहाँ बहुत विशिष्ट मिलता है। श्रृंगार के वातावरण में पली नारी या नायिका यहाँ ज़्यादातर विलासी रूप ही चित्रण हुआ है। एक उदाहरण है वस्तु या विलासी रूप के नारी का कि ताते कामिनी एक ही कहन सुनन को भेद, राचे पागे प्रेम रस मेटे मन के खेद। मतलब नारी चाहे कोई भी हो वो है वस्तु रूप में। परंतु रीति मुक्त कवियों के यहाँ थोड़ा अंतर मिलता है। वहाँ प्रेमिका रूप में भी नायिका का नारी का चित्रण मिलता है। अति सुदोषने को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांच चले तजी आपन को, झिझके कपटी निशांक नहीं। प्रतियोगिता पर आश्रयता ये हमने बात ही कर ली थी। यहाँ प्रतियोगिता की बड़ी भावना थी इन कवियों के बीच, और दूसरे के आश्रय में रहने की आवश्यकता इनको महसूस हो रही थी। इसलिए ये चमत्कार प्रदर्शन और छोटे काव्य लिखना, जिसको हम मुक्त काव्य कह रहे थे, प्रबंध काव्य का जमाना यहाँ गया था, और आचार्य क्रम करना ये इनकी मजबूरियाँ इनकी यहाँ दिखती थी। जीवन दर्शन और व्यक्तित्व, ये लोग जो रीतिकालीन कवि थे ये अपने जीवन में या अपने आचार व्यवहार में क्या करते थे कि बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखना चाहते थे या रखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अपने आप को इस प्रकार तैयार रखते थे क्योंकि दरबार में इनको अपनी जगह बनाए रखना चाहते थे। वे अपने जानकारी वर्णन के माध्यम से अपने आप को इस प्रकार तैयार करके दिखाते थे जो स्वयं अपने बारे में क्या कहते हैं। देखिए कि जानत हो ज्योतिष पुराण और वैदिक को, जोरी जोरी आखर कवितन को उच्चरो, बैठी जानो हो सभा के मांझ राजा को रिझाए जानो, अस्त्र बांध खेत मांझ शत्रुन सो हो लड़ो। मतलब मैं राजा को भी रिझा सकता हूँ, शत्रु से भी लड़ सकता हूँ, पुराणों दुआइयों को भी जानकर रख सकता हूँ। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व में हम कह सकते हैं कि बहुज्ञता उनकी एक विशेषता थी। ब्रज भाषा की प्रधानता, ये काव्य जो है वो ब्रज भाषा की प्रधानता का काव्य, ब्रज भाषा का ये स्वर्ण काल है। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने खास नाजुक मिजाजी बरती है, और इनके काल में ऐसे शब्द मिलते हैं कि ये जो है ये भाषा बहुत ही सोच समझ करके इन्होंने काव्य का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रीतिकाल की मोटी मोटी विशेषताएं हैं। ये है रीतिकाल का समग्र एक बार का अध्ययन।